अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और आज चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। उनमें से स्टूडेंट्स आज हम लोग 6.1 से लेके 6.4 तक हमारी एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें से पहली 4 प्रॉब्लम्स को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 6.1 है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन particle has a density of 1246 kilogram per cubic centimeter. It falls through pure water of this coefficient of viscosity with a terminal speed of 3.0 centimeter per hour. Find the radius of the particle. हमें इस पार्टिकल का रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट करके देना है कि इस पार्टिकल का रेडियस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन से पहले हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ग्लोबुलर प्रोटीन की बात हुई है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन एक इस तरह का प्रोटीन होता है जो स्फेरिकल होता है, जो ग्लोब की शक्ल में होता है। इसलिए हमें पता है, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो टर्मिनल वेलोसिटी का आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे हमने सीखा था कि जो ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये स्फेरिकल है, ये ग्लोबुलर है। इसकी डेंसिटी हमें दे दी गई है और फिर जिस लिक्विड में से ये फॉल कर रहा है वो वाटर है और वाटर की विस्कोसिटी भी हमें दे दी गई है और फिर टर्मिनल स्पीड भी दे दी गई है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन की हेडिंग लेंगे और सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। और सोल्यूशन में जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने जाएंगे तो सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो डाटा इसके अंदर दिया हुआ है उसको गिवन डाटा की हेडिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वो तमाम डाटा जो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले द पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी 1246। हमें डेंसिटी दे दी गई है। डेंसिटी को हम रो के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं और इसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है 1, 2, 4 एंड 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास डेंसिटी आ गई। इट फॉल्स थ्रू अ प्योर वाटर विद कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशेंट विस्कोसिटी ईटा, इसकी वैल्यू भी हमें दे दी गई है जो कि है 8.0 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। टर्मिनल स्पीड भी हमें यहाँ पे दे दी है जो कि है 3.0 सेंटीमीटर पर आवर। ये हमें स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो कैलकुलेशंस कोशिश होती है कि हमेशा SI यूनिट्स के अंदर की जाए। तो यहाँ पे जो स्पीड का यूनिट दिया गया वो 3 सेंटीमीटर पर आवर दिया गया। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेशंस करने से पहले इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए SI यूनिट में, और स्पीड का SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसे अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो चूंकि ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 के साथ इसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 3.0, और 3.0 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले 100 के साथ। ये कन्वर्ट हो चुका है इस वक्त मीटर में, लेकिन इसके साथ साथ पर आवर भी है। तो पर आवर को अगर आपने पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, घंटे को आपने सेकंड में लेके आना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक दफ़ा 60 के साथ। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास मिनट्स में, और फिर एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में। तो इस वक्त हमारे पास यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। तो 3.0 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 इंटू 60 ये हमारे पास आ जाता है मीटर पर सेकंड में। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.0
3 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई टर्मिनल स्पीड, और ये टर्मिनल स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली SI यूनिट्स के अंदर। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, जब गिवन डाटा हम लोग लिख चुके हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास यहाँ पे आती है वो स्टेज है लिखना कि हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसको हम लिखते हैं टू फाइंड की हेडिंग के अंदर। तो जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो उसने आपको बता दिया कि आपने रेडियस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम लोग लिखते हैं रेडियस, रेडियस रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल r के साथ। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और आगे चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। इस कैलकुलेशंस को अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे जो डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंगली हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को पता है, वी नो दैट हम लोगों ने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ड्राइव किया था टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिसे हम लोगों ने VT के साथ रिप्रेजेंट किया था, और VT हमारे पास बराबर था 2G R स्क्वायर इंटू रो एंड, और ये पूरा जो फैक्टर था ये डिवाइड होता था 9 टाइम्स ईटा के साथ। तो स्टूडेंट्स हमें क्योंकि यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा, और इसमें आर स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट आर स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस केस में जो हमारे पास आर स्क्वायर आता है वो फिर कुछ इस तरह से आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा VT मल्टीप्लाइड बाय 9 ईटा डिवाइडेड बाय जो 2 और G है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो रो है वो भी यहाँ पे इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया। तो स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं, हम ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है उनको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे VT हम लोगों ने देखा, जो टर्मिनल स्पीड यहाँ पे हमें बताई गई है जो हम लोगों ने शुरू में कैलकुलेट की थी, यहाँ पे भी हम उसके साथ T लगा देते हैं ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये टर्मिनल स्पीड, इसकी वैल्यू सबसे पहले इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.33 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ये हमने टर्मिनल स्पीड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। इसके आगे देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 9, हम उसको इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, और 9 के साथ हम देखते हैं कि ईटा लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, वो भी इस जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो कि है 8.0 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई ईटा की, और ये पूरा फैक्टर जो है ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 2 इंटू 9.8 जो कि हमारे G की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा रो के साथ जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 1246। तो हम ये भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1 2 4 एंड 6। तो स्टूडेंट्स जब इस पूरे फैक्टर को हम लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर में जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आप इनको बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेटर में लिखें, और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को भी इसी तरह लिख के डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है, जो इस केस में हमारे पास आता है 2.46 इंटू 10 रेज टू पावर -12। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो आंसर इस वक्त हमारे पास आया है ये रेडियस का स्क्वायर है। हमें रेडियस का स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास रेडियस आ जाता है, और वो इक्वल आएगा कुछ इस तरह से 2.46 इंटू 10 रेज टू पावर
-12 और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और जो आंसर हमारे पास रेडियस का यहाँ पे बचता है वो रेडियस हमारे पास आ जाता है 1.567 इंटू 10⁻⁻⁻�6। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि हम ये रेडियस एक लेंथ है और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा वो मीटर आ जाएगा। 1.567 इंटू 10⁻⁻�6 मीटर। स्टूडेंट्स अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से राउंड ऑफ हो जाता है। r इज इक्वल टू 1 पॉइंट, क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहना है तो हम यहाँ 5 तक पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक रहेंगे और वो 5 है। और अगर इसे राउंड ऑफ करते हैं तो 6 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 के अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻�6 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जिसमें हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट कर लिया अपने स्फेरिकल ग्लोबुलर प्रोटीन का, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻�6 मीटर। तो चलें स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 का स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter at a speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at 21 meter per second? बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन हमारे पास। इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक वाटर का होज है, एक पाइप है जिसमें से पानी वाटर फ्लो करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। लेट्स कंसीडर कि ये हमारे पास वो पाइप है जिसमें से पानी फ्लो करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसके अंदर जो वाटर है वो इस वक्त फ्लो कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, और इसका इंटरनल डायामीटर भी हमें दे दिया गया। अब अगर आप देखें तो उसने कहा कि वाटर जब इसमें से फ्लो कर रहा है तो उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब वाटर इसमें से बाहर निकलता है तो उसकी स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी आपसे कहा यह जा रहा है कि इस तरह से बताएं कि जब इसमें से पानी बाहर निकल रहा हो तो उसकी स्पीड आपने 21 मीटर पर सेकेंड करनी है, और ये कैसे की जा सकती है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि जब एरिया को डिक्रीज कर दिया जाता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में ये जो पाइप आपको नजर आ रहा है, अगर इस पाइप के आगे हम लोग एक नोजल लगा दें जो नोजल एरिया को डिक्रीज कर दे, तो जब ये एरिया डिक्रीज होगा तो वाटर जो इसमें से इमर्ज होगा उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम उस स्पीड को v2 का नाम दे दें तो वो 21 मीटर पर सेकंड है, जो स्पीड हमें यहाँ पे नज़र आती है। तो इस नोजल की वजह से हमने वाटर की निकलने वाले वाटर की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो अब हमें ये बताना है कि हमें इस नोजल के डायामीटर को यहाँ पे कितना रखना है कि हमारे बाहर निकलते हुए वाटर की जो स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच जाए। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे डेटा लिखते हैं। सबसे पहले जो डेटा हमें गिवन है हम उसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द हेडिंग ऑफ गिवन डेटा। तो गिवन डाटा के अंदर हम वो डाटा सारा लिखते हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले इंटरनल डायामीटर बता दिया गया हमारे पास, इंटरनल डायामीटर। तो स्टूडेंट्स इंटरनल डायामीटर को हम लोग D1 का नाम दे देते हैं, और ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। हमें पता है कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे डिवाइड करते हैं 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर के अंदर
100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 मीटर। ये हमारे पास इंटरनल डायामीटर आ गया हमारे पाइप का जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। अब दूसरी चीज जो बताई है इस वक्त मौजूद स्पीड बताई है और इस स्पीड को हम लोग नाम दे देते हैं v1 का। तो v1 जो हमारे पास स्पीड आ रही है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगली स्पीड भी उसने बताई कि जिस स्पीड से वाटर बाहर इमर्ज हो रहा है, बाहर निकलने वाली स्पीड, इमर्जिंग वाटर की स्पीड, तो उस स्पीड को हम लोग नाम दे देते हैं v2 का और v2 हमें बता दिया गया है 21 मीटर पर सेकेंड है। ये हमारी v2 है, बाहर निकलते हुए वाटर की स्पीड है। अब फाइंड आउट करने को क्या कह रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करके दें कि आपको इतनी स्पीड से वाटर बाहर निकालना हो अगर, तो फिर आपको उसके लिए नोजल का डायामीटर क्या रखना है। तो हम डायामीटर ऑफ नोजल फाइंड आउट करने जाएंगे। डायामीटर ऑफ नोजल, और हम इसे नाम दे देंगे D2 का और ये D2 हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हमें हेडिंग बनानी है, क्योंकि अब हम कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे कैलकुलेशंस की कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्व करने की तरफ आते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड स्पीड वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम लोग जानते हैं कि A1 V1 ये हमेशा इक्वल होता है A2 और V2 के। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये सर्कुलर है। तो हमें ये भी पता है कि अगर सर्कुलर एरिया हो, आपने उसे फाइंड आउट करना हो, तो एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कल के एरिया का, तो वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम फिर स्टूडेंट्स इसी तरह से कर सकते हैं कि इस एरिया की जगह इसका फॉर्मूला लगा दें। लेकिन एक और चीज़ भी है, हमें पता है कि ये क्वेश्चन हमारे पास डायामीटर की फॉर्म में पूछा गया है, तो हम रेडियस की बजाय इसको कन्वर्ट करेंगे डायामीटर में। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो रेडियस होता है वो रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, यानी r जो है वो d/2 के बराबर होता है। तो ये r की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें एरिया मिल जाता है। और वो एरिया क्या आता है, एरिया इज इक्वल टू पाई, और r की जगह पे हम लोग अगर सब्सटीट्यूट करते हैं d/2 और फिर इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है पाई/4 d स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी सर्कल का इन टर्म्स ऑफ डायामीटर। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो A1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई/4 d1 स्क्वायर, और साथ में स्टूडेंट्स हमने V1 इसी तरह से लिख दिया। और दूसरी तरफ जो A2 लिखा हुआ है हम इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं पाई/4 d2 स्क्वायर, और साथ में इसके V2 लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी पाई/4 लिखा हुआ है और राइट साइड पे भी पाई/4 लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बाकी जो हमारे पास यहाँ पे बचता है वो आएगा d1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ गया V2। तो स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो नोजल का डायामीटर करना है, और नोजल के डायामीटर को हम लोगों ने D2 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स फिर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। D2 स्क्वायर इसे हम एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी सारी वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास D1 स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है V1, और ये V2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह से V2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब राइट साइड पे वो सारी ऐसी क्वांटिटीज मौजूद हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता है, तो हम वो वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं।
तो D2 स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि सबसे पहले D1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि है 0.01 और साथ में स्टूडेंट्स आ गया इसका स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है V1 के साथ और V1 की वैल्यू हमें पता है जो कि 1 है, हम वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं और फिर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में V2 लिखा हुआ है और V2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 21। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास D2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है और वो जो D2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी वो आ जाएगी कुछ इस तरह से 4.76 इंटू 10⁻⁻⁶। तो स्टूडेंट्स ये D2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास D2 कुछ इस तरह से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.76 इंटू 10⁻⁻⁶। तो स्टूडेंट्स इस तरह से स्क्वायर रूट लेने पे हमें D2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नोजल का डायामीटर आ गया। अगर इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये सेंटीमीटर्स में कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा कि ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हम इसको सेंटीमीटर्स में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और ये अल्टीमेट हमारे पास आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर आप इस आंसर को देखते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो डायामीटर था इनिशियली वो था 1 सेंटीमीटर, जो हमें गिवन था, जो हमें बताया गया था कि 1 सेंटीमीटर आपके पाइप का इनिशियल डायामीटर था और हम उसमें से वाटर को 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर निकालना चाहते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आया उसमें डायामीटर रिड्यूस होके 0.2 सेंटीमीटर रह गया, यानी अगर हम किसी भी पाइप में से वाटर को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें अगर उसकी स्पीड बढ़ानी है तो हमें उसके डायामीटर को कम करना पड़ेगा, जैसे इस केस में 1 सेंटीमीटर से कम होके 0.2 सेंटीमीटर तक आ गया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 6.3। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, द पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक डेवलप्स अ स्मॉल लीक। एक बहुत बड़ा वाटर का स्टोरेज टैंक है जिसके नीचे बॉटम के करीब एक स्मॉल लीक डेवलप हो जाता है। अब उस स्मॉल लीक की वजह से क्या होने वाला है वो देखते हैं। एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट, और उसमें से पानी बाहर निकलता है एक स्ट्रीम की शक्ल में। द टॉप ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ द लीक। जिस जगह पे लीक डेवलप हुआ है हमारे वाटर का टॉप जो है उससे 15 मीटर ऊपर है। विद व्हाट स्पीड डज द वाटर रश फ्रॉम द होल। जब पानी बाहर निकलेगा उस होल में से तो वो कितनी स्पीड के साथ बाहर निकलेगा, एक तो ये पूछा जा रहा है। और दूसरा पूछा जा रहा है, इफ द होल हैज एन एरिया ऑफ 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपको बता दिया गया होल का, हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर निकलेगा। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किस तरह की शेप होगी। एक बहुत बड़ा वाटर स्टोरेज टैंक है। लेट्स सपोज इस तरह का ये एक स्टोरेज टैंक है जिस स्टोरेज टैंक के अंदर हमारे पास वाटर मौजूद होगा। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर का स्टोरेज टैंक और इसके अंदर वाटर मौजूद है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये वाटर का लेवल है, यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर वाटर मौजूद है। और क्या है कि आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है, अ स्मॉल लीक इज डेवलप्ड एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट।
The top of the water in the tank is 15 मीटर above the point of leak. Let's suppose हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स कि वो लीक इस जगह पे डेवलप हुआ है और इस जगह पे लीक डेवलप होने की वजह से यहाँ से फिर स्ट्रीम ऑफ वाटर बाहर की तरफ निकलेगी। और बताया क्या जा रहा है हमें कि ये जो लीक डेवलप हुआ है, अगर वाटर की हाइट को यहाँ से देखा जाए तो ये 15 मीटर है, यानी 15 मीटर अबव है वाटर की हाइट का लेवल। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो हम इसको अपने आर्टिकल, बुक के आर्टिकल के साथ रिलेट करके देखते हैं कि लेट्स सपोज ये जो हमारे वाटर की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, इस हाइट को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं H1 का, और जिस जगह पे लीक यहाँ पे डेवलप हुआ है उसको हम लोग नाम दे देते हैं H2 का। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि टोटल हमारे ग्राउंड से लेके वाटर लेवल की जो हाइट है वो H1 है और जो लीक डेवलप हुआ है उसकी ग्राउंड से हाइट H2 है। तो ये जो 15 मीटर हमें नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये H1 और H2 का डिफरेंस है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में H1 माइनस H2 ये हमारे पास आ जाता है 15 मीटर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास इनिशियली सिचुएशन को समझना। अब जो वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है वो जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है हम लोगों ने इसे सीखा था कि हम उसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स ही फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है हम उसको क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसे यूज करते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या क्या बताया गया, सबसे पहले बताया गया द टॉप ऑफ वाटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीक। यानी स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पे कि H1 माइनस H2 15 मीटर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स एक तो हमें ये पता चल गया। उसके बाद ये बताया गया इफ द होल हैज़ एन एरिया ऑफ 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो दूसरी चीज़ हमें बताई गई है वो एरिया ऑफ द होल बता दिया गया। वो जो एरिया ऑफ होल है वो है 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम इसे SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर यहाँ पे भी हमें उसे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 में। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर हमें 2 दफ़ा 2 टाइम्स उस फैक्टर को यूज़ करना पड़ता है। यानी इस केस में 0.060 जो हमारे पास आ रहा है इसको हम एक दफ़ा अगर 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर नहीं बनेगा, बल्कि हमें इसे 2 दफ़ा 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। फिर ये हमारे पास आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में आएगा और ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब हम इसे 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे 0.06 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे आ गई वैल्यू एरिया की। तो ये 2 चीज़ें स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे गिवन थी जिनको हम लोगों ने इस्तेमाल करना है और आगे अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमने वो भी हम लोग लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड करना है यहाँ पे दो चीजें। एक, विद व्हाट स्पीड डज द वाटर रश फ्रॉम द होल, पानी किस स्पीड से बाहर निकलेगा। तो हम इसको नाम देते होते हैं स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ इफ्लक्स। जिस स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा वो स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहलाएगी। हम इसे स्मॉल v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक हमें ये फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ क्या है, इफ़ the hole has an area of 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वाटर बाहर निकलेगा। यानी ये जो पूछ रहा है आपसे ये वॉल्यूम फ्लो पूछ रहा है या फ्लो रेट पूछ रहा है। तो हम उस फ्लो रेट को कुछ इस तरह से लिखा करते थे कि फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम
पर यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो हम चलते हैं आगे अपनी कैलकुलेशंस की तरफ और देखते हैं कि हम इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी इसकी कैलकुलेशंस है। सबसे पहले जिस चीज़ का हमें पता होना चाहिए वो है हमारे पास टॉरिचेलिस थ्योरम। हम लोगों ने पढ़ा था, ड्राइव किया था एक फॉर्मूला टॉरिचेलिस थ्योरम के लिए। टॉरिचेलिस थ्योरम हमें स्पीड ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करने का बताता था और उसका जो फॉर्मूला था वो इक्वल था v, ये जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है ये इक्वल होती थी स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h1 माइनस h2। हम इस फॉर्मूले को सामने रखते हुए स्पीड ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते थे। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को अगर सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास v किसके इक्वल आएगा, हम यहाँ पे v लिखेंगे और स्टूडेंट्स 2 और सबसे पहले g की जगह इसकी वैल्यू जो हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 के इक्वल होती है और h1 माइनस h2 हम लोग देख चुके हैं इसकी वैल्यू 15 है। तो हम इसकी जगह पे 15 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं और इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 9.8 के साथ और 15 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 294 और फिर अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है v इज इक्वल टू 17.14 मीटर पर सेकेंड, 17.14 मीटर पर सेकेंड। और अगर स्टूडेंट्स इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं हम लोग तो हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू यहाँ पे आती है वो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो हमें ड्रॉप करना होगा 4 को भी और 1 को भी। और हम लोग चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं कि अगर हम 4 को राउंड ऑफ ड्रॉप करेंगे तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा और फिर अगर 1 को भी ड्रॉप करेंगे तो 7 में भी कुछ ऐड नहीं होगा। तो हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा और इसका यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हमारी स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारा वाटर इमर्ज हो रहा होगा, उस होल में से बाहर निकल रहा होगा जो लीक एक डेवलप हुआ था उसका। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी आगे हमसे पूछी हुई है और वो है फ्लो रेट। अगर हम फ्लो रेट भी कैलकुलेट करना चाहें कि क्या फ्लो रेट है जिससे हमारा जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है, तो हम लोग जानते हैं, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली पढ़ा था कि हमारा जो फ्लो रेट है वी नो दैट हमारा जो फ्लो रेट है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड स्पीड v। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है और हमारे पास स्पीड भी मौजूद है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो हम लोगों को पता है ये उसकी वैल्यू हम लोगों ने शुरू में निकाल के रखी है, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं 0.06 इंटू 10⁻⁻⁴ और स्टूडेंट्स इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड के साथ और स्पीड हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की वो 17 है, वो 17 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और जब इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 102 इंटू 10⁻⁻⁶। और स्टूडेंट्स ये किस में आएगा, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड ये हमारे पास स्टूडेंट्स यूनिट आ जाता है। और फिर अगर आपको इसे
क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 100, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 102, और ये 10⁻⁻⁶ ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ गया वॉल्यूम इमर्जिंग आउट फ्रॉम द लीक पर सेकंड, जिसे हम लोग फ्लो रेट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 6.4, और इसको हम लोग देखते हैं। The water is flowing smoothly through a closed pipe system. At one point, the speed of water is 3.0 meter per second, while at another point, 3 meter higher, the speed is 4.0 meter per second. If the pressure is 80 kilopascal at the lower point, what is the pressure at the upper point? तो स्टूडेंट्स एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो हम इसको ज़रा गौर से समझते हैं, सीखते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे और सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखें स्टूडेंट्स, एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट है जहाँ पे वाटर की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर, और एक पॉइंट है जो 3 मीटर हायर है, द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, और जो हायर पॉइंट है वहाँ पे स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले हमारे पास स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी और फिर अब स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी स्पीड इंक्रीज हो गई है। तो स्पीड इंक्रीज करने का मतलब होता है कि एरिया डिक्रीज कर जाए, क्योंकि स्पीड और एरिया में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है उसका अपर एंड पे जो एरिया है वो कम होगा और लोअर एंड पे जो उसका एरिया है वो ज़्यादा है, इस वजह से उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये इस पाइप की फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि इसकी शेप किस तरह की होगी, तो ये पाइप हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि वो एक सर्टन लेवल पे जा रहा है और फिर उसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है और वो लेट्स सपोज यहाँ पे पहुँच जाता है। और स्टूडेंट्स हमने देखा कि लोअर एंड पे जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, और जब वो अपर एंड पे पहुंचता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि अपर एंड जो है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और जो हमारा लोअर एंड है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। जो लोअर एंड है वहाँ पे जो फ्लो कर रहा है हमारे पास वाटर, हम उसकी स्पीड को नाम दे देते हैं V1 का, और जो अपर एंड पे हमारा वाटर फ्लो कर रहा है उस वक्त उसकी स्पीड को नाम दे देते हैं हम लोग V2 का। स्टूडेंट एक और चीज़ भी उसने बताई है कि जो अपर एंड है वो 3 मीटर हायर है लोअर एंड से, यानी अगर हम इनके हाइट के डिफरेंस की बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों की हाइट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, और उस ग्राउंड लेवल से हमें इसकी हाइट को देखना है, तो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये वाली हाइट हमारे पास जो लोअर एंड है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से H1 कंसीडर कर लेते हैं, और जो अपर पार्ट हमें नज़र आ रहा है हम उसकी हाइट को यहाँ पे ग्राउंड लेवल से H2 कंसीडर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें नज़र आ रही है हाइट लोअर और अपर के दरमियान वाली, इसको हम लोग H2 माइनस H1 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हाइट जो है उसका डिफरेंस बता दिया गया है H2 माइनस H1 जो कि 3 मीटर्स है। और फिर एक और चीज़ भी बताई, इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, जो लोअर पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे जो प्रेशर है उसे हम लोग स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं P1 का, और जो अपर पार्ट पे फ्लूइड का प्रेशर होगा उसे हम लोग नाम दे देते हैं P2 का। लोअर पार्ट वाला प्रेशर हमें बता दिया गया है, अपर पार्ट वाला प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और इसका डाटा यहाँ पे लिखते हैं।
जो चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, जो स्टैट्स दिए गए हैं, हम उन्हें लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये बता दिया गया है कि स्पीड ऑफ वाटर एट लोअर एंड कितनी है। हमने स्टूडेंट्स उसे नाम दिया है V1 का। तो V1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि है 3 मीटर पर सेकंड। और जो अपर एंड है वहाँ पे स्पीड भी हमें बता दी गई है, हम उसे नाम दे देते हैं V2 का। और जो V2 है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 4.0 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास लोअर और अपर एंड पे स्पीड्स आ गई। अब इसके बाद जो डिफरेंस इन हाइट है वो भी हमें दे दिया गया है। जो डिफरेंस इन हाइट है वो है स्टूडेंट्स H2 माइनस H1। और ये H2 माइनस H1 जो है वो 3.0 मीटर इसके बराबर है। और स्टूडेंट्स हमें जो लोअर एंड है वहाँ पे प्रेशर भी बता दिया गया है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ था P1 का। और वो है स्टूडेंट्स 80 किलो पास्कल। एटी किलो पास्कल। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेशर। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? हमें फाइंड आउट करने को कहा है कि प्रेशर एट द अपर एंड। तो जो अपर एंड पे स्टूडेंट्स प्रेशर है, उस प्रेशर को हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया हुआ है P2 का। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रेशर एट अपर एंड। और प्रेशर एट अपर एंड इज गिवन द नेम ऑफ P2। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे P2 फाइंड आउट करना है। और ये P2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं और इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। हम लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये रिलेट करता है हमारे आर्टिकल बर्नौलीज इक्वेशन के साथ। और बर्नौलीज इक्वेशन हम लोगों को पता है कि क्या होती है। वी नो दैट students, we know that Bernoulli's equation is P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square प्लस रो GH2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर एट द अपर एंड, जिसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ है P2 का। तो स्टूडेंट्स हम P2 को इक्वेशन के एक तरफ रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है P1, मैं इसे इसी तरह से लिखा रहने देता हूँ। इसके साथ लिखा हुआ है हाफ रो V1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हाफ रो V2 स्क्वायर लिखा हुआ है। हम इसे उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स उसके बाद लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है रो GH1। और स्टूडेंट्स अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे रो GH2 लिखा हुआ है, तो हम इसे भी उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस रो GH2 आ जाएगा। और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ बच गया हमारा प्रेशर, जिसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ है P2। और लेफ्ट साइड को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हाफ और रो, ये यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है दो टर्म्स में से। तो हाफ रो अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचता है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर।
और स्टूडेंट्स इन दोनों में से अगर हम लोग देखें तो रो और जी कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ पे बचेगा H1 माइनस H2 और ये सारे का सारा फैक्टर हमारे पास इक्वल आ जाएगा P2 के। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इसमें देखें तो ये सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास मौजूद हैं, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रेशर है यहाँ पे वो हमारे पास गिवन है 80 किलो पास्कल की फॉर्म में, लेकिन स्टूडेंट्स हमें अपने प्रेशर को किलो पास्कल में नहीं बल्कि पास्कल में लिखना है। तो पास्कल में लिखने के लिए इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर बनेगा वो 80 इंटू 1000 यानी 80,000 पास्कल बन जाएगा प्लस हाफ। और स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है रो डेंसिटी। अब देखें स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड आपको बताया गया है वो फ्लूइड है वाटर, और हमें पता है जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, ये डेंसिटी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में दी जाए, आपको ये ज़ुबानी याद रखनी है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 और फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास V1 का स्क्वायर है और उसके बाद V2 का स्क्वायर है। जो V1 है हमारे पास वो हमें पता है 3.0, हम स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर ले लेंगे और उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और फिर V2 जो है हमारे पास वो 4.0 है स्टूडेंट्स, हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और फिर ये हमारी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। और प्लस उसके बाद स्टूडेंट्स रो लिखा हुआ है, ये फिर से वाटर की डेंसिटी है तो हम इसकी जगह लिखेंगे 1000 और उसके बाद स्टूडेंट्स G है जो कि 9.8 होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है H1 माइनस H2। अब स्टूडेंट्स ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास H1 माइनस H2 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो H2 माइनस H1 की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम इसके साथ कुछ ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि हमें पता है H2 माइनस H1 ये इक्वल है हमारे पास 3 मीटर्स के। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, हम कहते हैं कि इसकी दोनों साइड्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाता है H2 माइनस H1 और राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है -3। और स्टूडेंट्स अगर इसी को हम लोग सॉल्व करें, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का H2 और प्लस का H1 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है H1 माइनस H2 और ये स्टूडेंट्स इक्वल आ गया हमारे पास -3 के। तो स्टूडेंट्स फिर H1 माइनस H2 की अगर आपने वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी हो तो वो इक्वल आएगी -3 के। तो हम स्टूडेंट्स H1 माइनस H2 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि बन जाती है -3 और ये सारे का सारा हमारे पास इक्वल है प्रेशर के, जो कि हम लोगों ने P2 कहा हुआ है उसे। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है सबसे पहले 80,000 और स्टूडेंट्स उसके बाद हाफ इंटू 1000 और उसके बाद ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं हाफ इंटू 1000। अगर हम इसे करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बचेगा 500 और ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो 16 आ जाता है, उसे इस तरह से लिख लेंगे प्लस हमारे पास ये 1000 लिखा हुआ है और ये 9.8 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -29,400। तो ये स्टूडेंट्स इनका आंसर आ गया और ये इक्वल आ रहा है हमारे पास सारे का सारा
P2 के। और स्टूडेंट्स फर्दर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 80,000 और ये 9 माइनस 16 हमारे पास -7 और उसे जब हम 500 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। बल्कि हम इसको इस तरह से भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि हम 500 को पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4500 और फिर 500 को -16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -8000 और फिर ये -29,400 और ये स्टूडेंट्स इक्वल आ गया हमारे पास P2 के। तो स्टूडेंट्स हम इस पूरे फैक्टर्स को अब सिर्फ प्लस माइनस है 80,000 में 4500 ऐड करते हैं, उसमें से -800 करते हैं और -29,400 करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है 47,100। तो स्टूडेंट्स 47,100 पास्कल ये हमारे पास आंसर आ जाता है हमारे इस पूरे सॉल्यूशन का, यानी ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाती है। और स्टूडेंट्स अगर फिर हम इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें और राउंड ऑफ करके लिखें और किलो पास्कल में 1000 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आ जाती है वो स्टूडेंट्स आ जाती है 47 किलो पास्कल। तो स्टूडेंट्स 47 किलो पास्कल ये हमारे पास प्रेशर आ जाता है किस जगह पे, ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेशर आएगा एट द अपर एंड ऑफ द पाइप। तो वहाँ पे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है 47 किलो पास्कल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहले 4 न्यूमेरिकल्स को सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, उनके रिजल्ट्स देखे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।